आखिर कोई सा भी सॉलिड लिक्विड के अंदर कैसे डिसॉल्व होता है, व्हाट मेक्स एनी सॉलिड गेट डिसॉल्व इन एनी लिक्विड। वंस अगेन हियर वी ऑब्जर्व अ इंटरेस्टिंग बिहेवियर। पानी के अंदर नमक डालो, बड़ी आसानी से डिसॉल्व होगा, कोई समस्या नहीं। एंड यू मे ऐड एनी अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनटू इट, इट वुड गेट डिसॉल्व। डू यू नो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर? 1 किलोग्राम वाटर में आप बड़ी आसानी से आधा किलोग्राम तक कॉमन सॉल्ट ऐड कर सकते हो, NaCl ऐड कर सकते हो। सच ह्यूज इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। कभी डाल के देखो, डाल के पी के देखो, काढ़ा लगेगा बिल्कुल, won't be able to drink it, but that is the solubility। वहीं पर आप पानी में इस चॉक को डालो, यह चॉक कैल्शियम कार्बोनेट। जब इस चॉक को आप पानी के अंदर डालोगे, ये डिसॉल्व नहीं होगा। इसका शेप भले ही खत्म हो जाए, पाउडर के रूप में आपको पानी के नीचे तले में आपको पूरा बैठा हुआ दिखेगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दिखेगा। वी नीड टू एक्सप्लेन हाउ दिस हैपेंस। भाई NaCl भी एक आयोनिक सॉल्ट था और कैल्शियम कार्बोनेट भी एक आयोनिक सॉल्ट है। NaCl पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो किसी सॉल्ट का डिसॉल्व होना और किसी सॉल्ट का डिसॉल्व नहीं होना, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? व्हाट मेक्स एनी सॉलिड सॉल्युबल इन एनी लिक्विड? वहीं पर कुछ सॉल्ट तो ऐसे भी होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, मगर लो टेम्परेचर पर प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। वी नीड टू एक्सप्लेन कि आखिर हाई टेम्परेचर पर क्या होता है जो ये डिसॉल्व हो गए, और लो टेम्परेचर पर क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट हो गए। जैसे भैया पानी के अंदर शक्कर डालिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं यदि आप फ्रीजर से पानी निकालोगे, बिल्कुल ठंडा पानी निकालोगे और उसमें शक्कर को डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आसानी से शक्कर डिसॉल्व नहीं होगी। फ्रीजर में रखे हुए पानी के अंदर शक्कर डिसॉल्व आसानी से नहीं हो पाती है। वहीं पर उस पानी को गर्म करा जाए और गर्म करते हुए उसमें शक्कर डाली जाए तो उसमें डिसॉल्व हो जाती है। हियर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सुगर, it depends on temperature. At high temperature it's more soluble, while at low temperature it's less soluble. How can we account for this? How can we explain this? Solubility of solid and liquid is explained by two factors. The first is lattice energy, and the another one is hydration energy. These are the two factors which explain us the solubility of any solid in liquid. मैं दोनों फैक्टर को समझाता हूं। सबसे पहले मैं समझाऊंगा अबाउट लैटिस एनर्जी। देखिए, just imagine Avogadro's number of sodium ion separated by infinity from each other. Just imagine Avogadro's number of sodium ion separated by infinity from each other. Avogadro's number means 6.023 into 10 to the power 23 सोडियम आयन एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनका टोटल वजन कितना होगा? द टोटल वेट ऑफ ऑल दिस आयंस वुड बी 23 ग्राम्स। सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है,
सोडियम आयन का एटॉमिक वेट 23 है। यदि हमने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सोडियम आयन लिए हैं, एक दूसरे से इंफिनिटी की दूरी पर है, इन सभी सोडियम आयन का वजन 23 ग्राम्स होएगा। इसी तरह से एवोगैड्रोस नंबर ऑफ क्लोराइड आयन सेपरेटेड बाय इंफिनिटी फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से यह इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ क्लोराइड आयन मींस 6.023 into 10 to the power 23 क्लोराइड आयंस। इन सभी आयंस का वजन होएगा 35.5 ग्राम्स। इन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सोडियम आयन को और एवोगैड्रोस नंबर ऑफ क्लोराइड आयन को, जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इन सभी आयंस को पास लाया जाए, करीब लाया जाए, इन सब को पास लाके करीब लाकर एक NaCl का सॉलिड क्रिस्टल बना दिया जाए। एक मोल NaCl का सॉलिड क्रिस्टल बना है, इसका वजन होएगा 58.8 ग्राम्स। एक मोल सोडियम आयन, एक मोल क्लोराइड आयन, इनमें सारे एटम्स एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे। ये सारे पार्टिकल्स करीब आए, करीब आकर एक NaCl का सॉलिड क्रिस्टल बनाए। उस क्रिस्टल का वजन 58.5 ग्राम है। इस क्रिस्टल को हम एक मोल NaCl क्रिस्टल कहेंगे। ड्यूरिंग दिस फिनोमेना, जब आप ऐसा करोगे, इस फिनोमेना के दौरान हीट एब्जॉर्ब होएगी या हीट लिबरेट होएगी? जरा सोचिए, इस फिनोमेना के दौरान हीट एब्जॉर्ब होएगी या हीट लिबरेट होएगी? हम कहते हैं अपोजिटली चार्ज्ड आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, जब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और एक दूसरे के करीब आके एक सॉलिड क्रिस्टल बना रहे हैं, तो इस फिनोमेना के दौरान ढेर सारी एनर्जी, ढेर सारी हीट लिबरेट होना चाहिए। इस फिनोमेना के दौरान जितनी भी हीट, जितनी भी एनर्जी लिबरेट होगी, उसे हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। डेल्टा क्यू इज माइनस ऑफ लैटिस एनर्जी। इस दौरान लिबरेट होने वाली हीट को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी मतलब क्या? द एनर्जी लिबरेटेड when 1 mole of lattice crystal is formed from its constituent particles separated by infinity. मैं दोबारा दोहराता हूं। Lattice energy is the energy liberated when 1 mole of crystalline solid is formed from its constituent particles separated by infinity. लैटिस एनर्जी क्या होती है? एक मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए? उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंफिनिटी पर हो, वो करीब आए और वो करीब आकर एक मोल लैटिस क्रिस्टल बना ले। उस दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होती है वह लैटिस एनर्जी। दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी पर मोल। This is called lattice energy per mole. अब इस NaCl क्रिस्टल में यह एक मोल NaCl क्रिस्टल है। इस एक मोल NaCl क्रिस्टल में एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन इंफिनिटी से लाऊं और इससे लाके चिपका दूं। ऑलरेडी NaCl क्रिस्टल बना हुआ है, सॉलिड NaCl क्रिस्टल है। एक सोडियम आयन इंफिनिटी से पकड़ के लाऊं और एक क्लोराइड आयन इंफिनिटी से पकड़ के लाऊं और इस NaCl क्रिस्टल में लाके जोड़ दूं। वंस अगेन इस फिनोमेना के दौरान एनर्जी लिबरेट होगी। वंस अगेन इस फिनोमेना के दौरान हीट लिबरेट होगी। एंड वॉट एवर एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग दिस फिनोमेना इज वुड बी कॉल्ड लैटिस एनर्जी पर मॉलिक्यूल।
whatever energy is liberated during this phenomena, क्योंकि एक मॉलिक्यूल NaCl को आप लैटिस क्रिस्टल से जोड़ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल NaCl क्रिस्टल को आप एक NaCl के मॉलिक्यूल को आप क्रिस्टल से जोड़ रहे हैं। इस दौरान जो भी कुछ एनर्जी लिबरेट होगी, जो भी कुछ हीट लिबरेट होगी, दैट एनर्जी लिबरेटेड और दैट हीट लिबरेटेड वुड बी कॉल्ड लैटिस एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब इसकी उपयोगिता इधर क्यों है जरा समझो, मैं छोटे से में समझाता हूं। जब आपने इसी NaCl क्रिस्टल को किसी लिक्विड के अंदर डाला या पानी के अंदर डाला, और जब यह NaCl क्रिस्टल पानी में डिसॉल्व होता है या लिक्विड में डिसॉल्व होता है, तो क्या होगा जरा सोचो। पहले एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन उस क्रिस्टल को छोड़कर, उस क्रिस्टल के साथ सारी बॉन्डिंग को तोड़कर इंफिनिटी पर जाएगा, तो हम कहेंगे कि NaCl का एक मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुआ। जब NaCl का एक मॉलिक्यूल डिसॉल्व होगा, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी पहले रिलीज हुई थी, जो लैटिस एनर्जी पर मॉलिक्यूल रिलीज हुई थी, आपको उतनी ही एनर्जी दोबारा देनी पड़ेगी। जब आप उस एनर्जी को दोगे तभी NaCl का मॉलिक्यूल सोडियम आयन, क्लोराइड आयन क्रिस्टल को छोड़कर उससे दूर निकलेंगे, पानी के अंदर जाएंगे, डिसॉल्व होंगे। और जब पूरा NaCl मॉलिक्यूल, ये पूरा NaCl क्रिस्टल, 1 मोल NaCl क्रिस्टल, आपने 58 ग्राम NaCl का क्रिस्टल पानी के अंदर डाला, 58.5 ग्राम NaCl क्रिस्टल जब आपने पानी के अंदर डाला और वो पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ, तो कैसे डिसॉल्व हुआ? उस क्रिस्टल से सारे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सोडियम आयन, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, सारे उस क्रिस्टल को छोड़कर, हर तरह के बंधनों को तोड़कर, हर तरह की बॉन्डिंग को तोड़कर, वो एक दूसरे से इंफिनिटी पर जा रहे हैं, वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब यह NaCl का क्रिस्टल टूटेगा और सारे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन इस तरह से इंफिनिटी पर जाएंगे और पानी के अंदर डिसॉल्व होंगे, तो यह एनर्जी जो क्रिस्टल के बनते समय लिबरेट हुई थी, उतनी ही एनर्जी उस क्रिस्टल के डिसॉल्व होते समय, उस क्रिस्टल के टूटते समय आपको एनर्जी देना पड़ेगी। और जब तक यह लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी क्रिस्टल को नहीं मिल जाएगी, तब तक वह क्रिस्टल पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होएगा। हम कहते हैं किसी भी सॉलिड को किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए आपको लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी देना अनिवार्य है। जब तक क्रिस्टल को लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक वह क्रिस्टल टूटेगा नहीं और तब तक वह क्रिस्टल लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होएगा। लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिसॉल्व करने के लिए सॉलिड क्रिस्टल को तोड़ना जरूरी है और सॉलिड क्रिस्टल को तोड़ने के लिए लैटिस एनर्जी देना जरूरी है। पहली बात समझे, हमें सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने के लिए लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी देना होगी। यह एनर्जी कहां से आएगी जरा आप समझते हैं। अब जरा सोचो, एक सोडियम आयन को हमने पानी के अंदर डाला, एक सोडियम आयन को हमने पानी के अंदर डाला, क्या होगा? एक सोडियम आयन को जब आप पानी के अंदर डालोगे तो क्या होगा? बड़ी साधारण सी बात, वो गीला हो जाएगा, वो गीला हो जाएगा। आई मीन टू से दैट सोडियम आयन वुड गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। उस सोडियम आयन के चारों तरफ ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे।
this phenomena of any particle getting surrounded by water molecules, we call it hydration. इस फिनोमेना के दौरान वाटर मॉलिक्यूल्स अपने लोन पेयर उस पार्टिकल को देते हैं. सोडियम आयन वुड टेक लोन पेयर फ्रॉम ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स. और जब यह सोडियम आयन वाटर मॉलिक्यूल से लोन पेयर ले लेता है और अपने चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर लेता है, वी कॉल इट हाइड्रेशन. हम कहते हैं सोडियम आयन का हाइड्रेशन हो जाएगा. इसी तरह से जब क्लोराइड आयन पानी के अंदर जाएगा, देन दैट क्लोराइड आयन वुड ऑल्सो गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल. दैट क्लोराइड आयन वुड ऑल्सो गेट्स हाइड्रेटेड. During this phenomena of hydration, when sodium ion gets hydrated, when chloride ion gets hydrated, during this phenomena of hydration, some energy is released. इस phenomena के दौरान energy release होती है, and that energy released is termed as hydration energy. अब जरा समझिए कि जब हम NaCl को पानी के अंदर डाल रहे हैं तो दो फिनोमेना हो रहे हैं. एक तो NaCl क्रिस्टल का टूटना. उस NaCl क्रिस्टल के टूटने के दौरान आपको लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी देना पड़ रही है. दूसरा, जितने भी पार्टिकल्स टूट के बाहर आ रहे हैं, जितने भी सोडियम आयन टूट के बाहर आ रहे हैं, जितने भी क्लोराइड आयन टूट के बाहर आ रहे हैं, यह सभी आयन वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा सराउंडेड हो जा रहे हैं. इनका सभी का हाइड्रेशन हो जा रहा है. इन सभी के हाइड्रेशन के दौरान एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड दैट रिलीज्ड एनर्जी इज टर्म्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी. मतलब जब भी एक सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है और लैटिस एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. अब जरा सोचिए, तीन कंडीशन बनेगी. इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, मतलब हाइड्रेशन के दौरान एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है और क्रिस्टल तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए. तो हम कहेंगे जितनी भी हाइड्रेशन से एनर्जी रिलीज हो रही है वही एनर्जी क्रिस्टल को तोड़ने के काम में आ जाती है, वही लैटिस एनर्जी के काम में आ जाती है, और वह क्रिस्टलाइन सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है. दैट solid is soluble in liquid. यदि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो रिलीज होने वाली हाइड्रेशन एनर्जी ही क्रिस्टल को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड लैटिस एनर्जी के रूप में इस्तेमाल हो जाती है और वह सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है. That solid is soluble in liquid. वहीं पर यदि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम हो जाए, if hydration energy is less than lattice energy, जरा सोचिए इस केस में क्या होगा. हाइड्रेशन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वह कम है और क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जो लैटिस एनर्जी चाहिए वह ज्यादा है. हाइड्रेशन से एनर्जी तो रिलीज हो रही है बट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड लैटिस एनर्जी. वह क्रिस्टल टूटेगा नहीं, और वह क्रिस्टल यदि टूटेगा नहीं तो डिसॉल्व नहीं होगा. इन दैट केस सच अ सॉलिड वुड बी इनसॉल्युबल इन लिक्विड. सच अ सॉलिड इज इनसॉल्युबल in liquid. NaCl in water वह पहला केस बन जाता है.
कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर, वहां दूसरा केस बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के केस में लैटिस एनर्जी इतनी ज्यादा है दैट इट कैन नेवर बी कंपेंसेटेड बाय हाइड्रेशन एनर्जी। हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के केस में लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, जैसे चॉक है। इस चॉक के फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है, जो लैटिस एनर्जी रिलीज हुई है, वो बहुत ज्यादा है। और वो लैटिस एनर्जी इतनी ज्यादा है कि जब आप इसको पानी में डाल रहे हो और सरफेस मॉलिक्यूल्स का हाइड्रेशन हो रहा है, तो उस हाइड्रेशन के दौरान उन्हें लैटिस एनर्जी नहीं मिल पाती है। कैल्शियम और कार्बोनेट सरफेस को छोड़कर जा नहीं पाते हैं, कैल्शियम और कार्बोनेट डिसॉल्व हो नहीं पाते। लैटिस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व तभी होगा जब उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। और यदि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी बराबर हो जाए, वी यूज्ड टू से सच सॉलिड इज soluble at higher temperature while it precipitate at lower temperature. Solid soluble at high temperature and precipitate at low temperature. यदि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी बराबर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में वह सॉलिड हाई टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो जाता है, जबकि लो टेम्परेचर पर प्रेसिपिटेट हो जाता है। दिस इज द solubility of any solid in liquid. This is how we explain. हम कहते हैं दो फैक्टर्स को देखना होता है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। इन दोनों को कंपेयर करना होता है और इन दोनों को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि वह सॉलिड डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। हम कहते हैं ये जो बिल्डिंग मटेरियल है, इस बिल्डिंग को बनाने में जो मटेरियल का इस्तेमाल हुआ, ऑल दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। नेसेसरीली बिल्डिंग बनाने के लिए सिर्फ उसी सब्सटेंस का इस्तेमाल करा जाएगा जो वाटर में इनसॉल्युबल हो। जस्ट इमेजिन, क्या कभी सॉल्युबल मटेरियल से बिल्डिंग बनाई जा सकती है? यदि आपने किसी सॉल्युबल मटेरियल से बिल्डिंग बनाई तो बारिश के दौरान वो पानी के अंदर डिसॉल्व होकर बह जाएगा। वी यूज्ड टू से समुद्र में जितने भी सॉल्ट मिलते हैं वह सब सॉल्युबल है, इसीलिए तो वो समुद्र में मिलते हैं। और जमीन पर जितने भी सब्सटेंस मिलते हैं वह सब इनसॉल्युबल है, इसीलिए वो जमीन पर मिलते हैं। और सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी को हम इसी तरीके से समझा सकते हैं। दिस इज अबाउट solubility of gas in liquid, liquid in liquid, and solid in liquid. Now we will proceed further.